Hi everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Uh, so we'll start our session. Okay. Okay. So, mm, so let me introduce myself. My name is Aryan Agrawal. I'm a security analyst at Cross Security. I specialize in cybersecurity, threat detection, and mitigation. Which I have a few certifications in cybersecurity, such as CRTP, CEH, and EGPT. And I have a 2 or 3 years experience in 3 years experience in red teaming, and I possess advanced skills in red teaming, ethical hacking, and penetration testing. And so I'm gonna take your sessions. Take your session today's session. Okay. So Okay. आज हम बात करेंगे क्या नाम है रेड टीमिंग के बारे में। रेड टीमिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग रेड टीमिंग का वो कैसे यूज करते हैं। रेड टीमिंग का क्या रोल होता है कंपनी के अंदर में, और ये क्यों क्यों इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट होती है एज ए इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे रेड टीमिंग में। और फिर हम थोड़ा बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम क्लियर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। जैसे कि एक्टिव रेड टीमिंग के बारे में, सॉरी। जैसे कि लॉट्स ऑफ पीपल थिंक्स अबाउट द रेड टीमिंग इज ऑल अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ी सी हम बात करेंगे डोमेन एनुमरेशन। डोमेन एनुमरेशन में हम क्या क्या कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं, और क्या क्या हम कमांड्स रन कर सकते हैं डोमेन एनुमरेशन करने के लिए इन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, फिर लास्ट में हम थोड़ा एक करबरूस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। Okay. तो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक सेकंड। प्लीज शेयर माय स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेड टीमिंग। क्या रेड टीमिंग क्या होती है, और क्यों ये इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। तो रेड टीमिंग इज अ साइबर सिक्योरिटी practice where a designated team known as a red team simulates an attack on an organization system, network, and physical security measures. The goal is to assess the effectiveness of existing security measures, identify vulnerability, and improve overall security posture of a company. तो रेड टीमिंग क्या होती है। रेड टीमिंग एक टीम होती है एक तरीके से कंपनी में, जो कि क्या करती है, जितनी भी कंपनी की जो एसेट्स हैं या फिर जो भी सिक्योरिटी पोस्चर है, जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट करी है, उन सभी को टेस्ट करने का उनका काम होता है। ठीक है, रेड टीमर्स का। तो एक होती है रेड टीमिंग, एक होती है ब्लू टीमिंग। सो ब्लू टीमिंग का क्या काम होता है, जितने भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, लाइक फायरवॉल्स, डिफेंडर्स, स्वैप वगैरह, ये सब जो सेटअप होते हैं, ये ब्लू टीमर्स करते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से रेड टीमिंग होती है। रेड टीमिंग क्या काम करती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है या सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है, जो भी कंपनी का एक सिक्योरिटी पोस्चर है, उसको टेस्ट करना। यानी कि टेस्ट कैसे करना, उन पे अटैक करके। लाइक एक अटैकर क्या होता है, एक अटैकर जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन फाइंड करता है और कंपनी पे अटैक करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करता है डिफरेंट डिफरेंट लूप होल्स के थ्रू। उसी तरीके से जो रेड टीमर्स होते हैं, वो एक सिमुलेट करता है एज एन अटैकर, और कंपनी पे वो अटैक करता है, और कंपनीज के अंदर में लूप होल्स फाइंड करता है कि जो भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुई है या फिर जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी जो कंपनी यूज कर रही है, इज इट इफेक्ट फॉर द आउटसाइडर वर्ल्ड। ओके, जो भी। तो इससे क्या होता है कि जितने भी जितने भी यूजर्स विजिट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पब्लिक फेसिंग सर्वर्स वगैरह है, तो वो प्रॉपरली एक सिक्योर मैनर में उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, विदाउट इंटरप्शन सर्विस को लाइक यूजर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो रेड टीमिंग में, लाइक लॉट्स ऑफ पीपल थिंक्स अबाउट द रेड टीमिंग इज ऑल अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी, बट रेड टीमिंग is not all about the active directory. Active directory is a part of red teaming. Okay, so एक्टिव रेड टीमिंग में क्या होता है एग्जैक्टली, हम अटैक कर रहे होते हैं, जो जो भी टीम मेंबर्स होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं, जो स्किल्स टीम मेंबर्स होते हैं अटैक कर रहे होते हैं सिस्टम को, इन ऑर्डर टू इवेलुएट द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी।
ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम जैसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सीखते हैं, जैसे काली के थ्रू हम अटैक करते हैं सिस्टम पे, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वल इंजेक्शन वगैरह जितने भी अटैक वेक्टर्स क्रिएट करते हैं बाय फाइंडिंग द वीकनेसेस ऑन द सिस्टम। सो ये सारा जितना भी आता है हमारे रेड टीमिंग के अंदर में ही आता है। ठीक है ना। तो अब रेड टीमिंग सिमुलेट्स रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इवैल्यूएट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्चर एंड रिसाइल। Red team exercise often involve a range of tactics, techniques, and procedures similar to those used by the real attackers. जो भी टेक्निक्स टेक्टिक्स जो भी यूज करते हैं रेड टीमर्स, जो एक अटैकर कर सकता है, वो सारी जितनी भी टेक्निक्स है वो एक क्या नाम है एक रेड टीमर करता है यूज इन इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी आ जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आ जाता है, एक्सप्लॉइटेशन वल्नरेबिलिटी। रेड टीमिंग टिपिकली ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ब्लू टीमिंग। तो ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है ब्लू टीमिंग से। ब्लू टीमिंग का क्या काम होता है? बस खाली की सिक्योरिटी को इंक्रीज करना, जो भी सफिशिएंट पॉलिसीज है सिक्योरिटी के लिए वो इम्प्लीमेंट करना। ठीक है ना। और उनको टेस्ट करने का काम होता है रेड टीमर्स का। मे नॉट शेयर स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट देयर टेक्टिक्स एंड इंश्योर रियलिस्टिक असेसमेंट। अब एक डिफरेंस होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीमिंग में। रेड टीमिंग में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली जो कंपनीज की सिक्योरिटी को टेस्ट किया जाता है विदाउट नोइंग द एडवर्सरीज। एडवर्सरी मीन द देयर जो भी जिस पे भी वो अटैक कर रहे हैं। ठीक है ना। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि पहले हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई कंपनी में मेंटेनेंस वगैरह ये सब का मेंटेनेंस वगैरह करती है कंपनी, तो उसमें सिक्योरिटी पैचेस लाती है और भी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रही होती है। तो उस टाइम पे कंपनी जो है पहले ही अपने जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह जितने भी उनको सबको पहले ही बता देती है, प्री इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन रेड टीमिंग के अंदर में ऐसा नहीं होता। रेड टीमिंग में कंटिन्यूअसली टेस्टिंग होती रहती है विदाउट नोइंग, विदाउट informing their employees, without knowing their core members, like privileged users। उनको नहीं पता होता। जैसे अब सोशल इंजीनियरिंग की बात मैं करूँ, सोशल इंजीनियरिंग में एम्प्लॉयज को नहीं पता होता कि उनके साथ सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। तो सोशल इंजीनियरिंग कंपनी में इसलिए होती है एम्प्लॉयज पे कि उनको अवेयर करने के लिए कि अगर कोई रियल अटैकर आता है तो हम तुमको कैसे बिहेव करना है। ये सब चीजें हमारी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर में आ जाती है। ठीक है ना। सर रेड टीमिंग को सर अथॉरिटी होती है सर अटैक करने की, क्या? परमिशन वगैरह? हम्म। रेड टीमिंग को परमिशन होती है ना कि कोई भी कंपनी पर अटैक या कर रेड सकते रेड टीमर्स मे बी कंपनी के खुद की अपनी टीम भी हो सकती है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने कोई बाहर की टीम को हायर किया हो, रेड टीमर्स की टीम को, जो अपनी कंपनी में टेस्टिंं करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन परमिशन होती है उनके पास, ऑथराइजेशन होती है टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है। एनी डाउट किसी को? तो अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ रेड टीमिंग। रेड टीमिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है कंपनी के अंदर में? सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है कंपनी के अंदर में वीकनेस फाइंड कर, जो भी हिडन वीकनेसेस इन द सिस्टम वो फाइंड करनी। तो ये क्या करती है, जितने भी वल्नरेबिलिटी है या कंपनी के सिस्टम में वीकनेसेस है उनको फाइंड करती है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का जो रिस्क वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाता है। कोई भी अटैक होने का या फिर कोई भी अटैक होने का खतरा ये कम हो जाता है कि वीकनेसेस उनको पता होती है कि क्या वीकनेसेस है, और इसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर सकते हैं। जो भी अगर कोई ऐसी लाइक इन फ्यूचर अगर कोई अटैक होता है, इंसिडेंट होता है। टेस्ट डिफेंसेस में हमारे, मैंने जैसे कि बताया आपको, फायरवॉल जितने भी डिफेंसेस टेक्नोलॉजी जो कि यूज कर रही है कंपनी, उन सबको इवेलुएट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और कि वो प्रॉपरली इफेक्टिवनेस प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, और वो एग्जिस्टिंग वो जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड है वो इफेक्टिव है या नहीं है, लाइक रियल वर्ल्ड टारगेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो स्ट्रेंथन रिसाइलेंस, improves the readiness, mitigate and recover from cyber threats। तो ये वही चीज़ है कि अगर कोई भी हमें वीकनेसेस मिलती है सिस्टम के अंदर में, हम उसके अकॉर्डिंग फिर रिकवर कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं बाय द साइबर थ्रेट्स, फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स। ठीक है। रेजेस अवेयरनेस, एजुकेट करना, जैसे कि मैंने सोशल इंजीनियरिंग में बताया कि कंपनीज को अवेयर करना, कंपनीज के एम्प्लॉयज को अवेयर करना कि उन पे कोई भी ऐसा सोशल इंजीनियरिंग अटैक ना हो जाए कि क्या नाम है, कोई भी डेटा वो रिवील ना कर दे, कंपनी का कोई सीक्रेट डेटा डिस्क्लोज ना कर दे। तो ये सब साइबर प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंपनीज के एम्प्लॉयज, जो प्रिविलेज यूजर है, उनके पे परफॉर्म होती है। गाइड इन्वेस्टमेंट्स, हेल्प्स प्रायोरिटाइज साइबर सिक्योरिटी रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट।
तो अब क्या होता है कि अब साइबर अटैक होने के बाद अगर कंपनी में साइबर अटैक हो जाता है तो फिर उसको कैसे मिटिगेट करना है। लाइक कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, लाइक जो कि लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है कंपनी को पैच, कोई सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, कुछ कंपनी को बहुत डिफिकल्टीज होती है उनको पैच करने में। सो उस टाइम पे फिर कंपनी उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्पैक्ट होता है उस रिस्क का, जो भी उस अटैक का, उसको मिटिगेट करने का पूरा मतलब एक तरीके से लाइक कि उसमें जो भी इम्पैक्ट हो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सके कंपनी पे। ठीक है। इंश्योर कंप्लायंस, कंप्लायंस रेगुलेशंस, कंप्लायंस में हमारे ऑडिट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, पूरी ऑडिटिंग ये हेल्प करता है, ऑडिटिंग वगैरह रिस्क मैनेजमेंट करने में, रिस्क को मैनेज करने के लिए, और वालेबिलिटी असेसमेंट, ये सारा हमारा कंप्लायंसेस के अंदर में आ जाता है। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेड टेमिंग। रेड टेमिंग क्या होती है, रेड टेमिंग क्यों एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। रेड टेमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंटेड हुई है वो प्रॉपरली वर्क करती है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है फॉर द रियल वर्ल्ड। ये सब चीज़ें हमारी रेड टेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। तो वैसे पहले किसी को रेड टेमिंग में कोई क्वेश्चन है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी एक नेटवर्क है, विंडोज विंडोज नेटवर्क है, जिसके अंदर में डायरेक्टरी सर्विस ये प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट सर्विस यूज टू मैनेज विंडोज नेटवर्क। जितने भी जैसे कि हमने देखा होगा कि उबुंटू सर्वर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स आते हैं, लाइक हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसी तरीके से एक हमारा एक्टिव डायरेक्टरी एक कंसेप्ट आता है जो कि जिसने कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को डेवलप किया है। और ये प्रोवाइड करता है जितने भी एक विंडोज नेटवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करता है। और विंडोज नेटवर्क को एक नेटवर्क को क्रिएट करता है, और सेंट्रली एक हम सेंट्रली लोकेशन, सेंट्रली एक मशीन के थ्रू हम जितने भी विंडोज डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टली सर्विस यूज टू मैनेज विंडोज नेटवर्क। विंडोज नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज होता है। स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। विंडोज नेटवर्क के अंदर में, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में मेनली जितने भी जितना भी हमारा डेटा कह सकते हैं हम, या फिर जो भी कंप्यूटर्स हो गए, यूजर्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, पॉलिसीज हो गई, हमारी जितनी भी चीजें हैं हमको, हम उन सबको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है ना। उन सबको ऑब्जेक्ट्स के तौर पे, हर ऑब्जेक्ट्स की एक एसआईडीज वगैरह होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ऑन द नेटवर्क, मेक्स इजीली अवेलेबल यूजर्स एंड एडमिन्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, प्रिविलेज ग्रुप्स होते हैं, ये सारी हमारी ऑब्जेक्ट्स में आती है। ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी enables a centralized secure management of an entire network which might span a building, a city, or a manipulate a multiple location throughout the world. तो एक्टिव डायरेक्टरी enables a centralized कंट्रोल। ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क के थ्रू हम जो भी सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, और जितने भी सिस्टम, जितने भी यूजर्स या फिर जितने भी क्या नाम है कंप्यूटर्स उस नेट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कनेक्टेड होंगे, तो उस सर्वर के थ्रू हम जितने भी यूजर्स हैं या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ट्रेस में रख सकते हैं, या फिर जो भी डेटा, जैसे जो भी यूजर है कंपनी के अंदर में, वो उसको कोई भी सेपरेट, ऐसा नहीं है कि सपोज कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी में कोई यूजर है, तो वो कंपनी में यूजर कोई भी सिस्टम यूज कर सकता है, बट उसको अपना क्रेडेंशियल याद होना चाहिए। कोई भी सिस्टम वो क्या नाम है यूज कर सकता है, बस उसको अपना क्रेडेंशियल डालना होगा। वो क्रेडेंशियल जो क्रेडेंशियल जो होंगे वो जाएंगे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर के पास। देन वो सर्वर वैलिड, उसको ऑथेंटिकेशन, अगर वो यूजर वैलिड होगा तो उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करा देगा। तो ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है इन विंडोज नेटवर्क के अंदर में। सिक्योर मैनेजमेंट ऑफ एन एंटायर नेटवर्क विच माइट स्पेन अ बिल्डिंग। और ये कितना भी बड़ा हो सकता है, मे बी कवर्स अ बिल्डिंग, मे बी कवर्स अ सिटी, मे बी कवर्स अ मल्टीपल लोकेशंस। ठीक है। थ्रू आउट द इंटरनेट। ठीक है। तो ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की जैसे इन लोगों ने बता रखा है माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन में भी। माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन, एडीडीएस सर्विस कलेक्शन, सर्विस कलेक्शन के अंदर हमारे सर्वर्स, डोमेन कंट्रोलर, रोल्स, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज,
ये सारी हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। तो ये जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजेबिलिटी सिक्योरिटी इंटरोपेबिलिटी। तो आप देख सकते हो कि जितने भी आप इसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्रिविलेजेस पॉलिसीज इंफॉर्मेशन जितनी भी चीज़ें देख रहे हो आप, ये सारी हमारी डायरेक्टरी सर्विसेज हैं। और इसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, इंडिविजुअल चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। जैसे विंडोज सर्वर्स का कलेक्शन है, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर भी हम जितने मैनेजमेंट प्रोफाइल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन प्रिंटर्स फाइल शेयर्स, ये सारे भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो अब आता है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की कुछ स्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि हमने बहुत बार सुने भी होंगे, अगर जिसने भी एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में थोड़ी भी रिसर्च करी होगी, थोड़ा भी देखा होगा कभी डॉक्यूमेंटेशन में। हमारे में तीन चार चीजें ऐसी है, जैसे कि ट्रीज, फिर आता है हमारा डोमेन, फिर आता है हमारा फॉरेस्ट, फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। सो हमारा पहले डोमेन क्या होता है? डोमेन हमारा क्या होता है? डोमेन हमारा होता है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ नेटवर्क, उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स में हमारे यूजर्स आते हैं, हमारे कंप्यूटर्स आते हैं, हमारे प्रिंटर्स, पॉलिसीज ग्रुप्स और सिक्योरिटी ग्रुप्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारी, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट हैं। और कंप्राइजेस विद दैट ऑब्जेक्ट इट क्रिएट्स अ इंटायर डोमेन। ठीक है। फिर आता है हमारा ट्री। ट्री क्या होता है? जितने भी हमारे डोमेन के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, वन और मोर ट्री के बीच में जो रिलेशंस वगैरह होते हैं, और मल्टीपल डोमेन्स विद, जैसे आप ट्री में देखते नहीं हो, जैसे टेक जो पेड़ होता है, पेड़ के अंदर भी जितनी टहनियाँ होती है और सारी टहनियाँ अपने आप में कनेक्टेड होती हैं। तो उसी तरीके से डोमेन जो जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वन और मोर मल्टीपल डोमेन्स, तो वो एक तरीके से हम उसको ट्री स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं, ये पूरा ट्री बन जाता है डोमेन का ट्री। ठीक है। फिर आता है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो सिंपल है, बिल्कुल कंप्राइजेस ऑफ, जैसे कि नॉर्मल रियल लाइफ में हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में कई सारे पेड़ होते हैं। तो उसी तरीके से मल्टीपल ट्रीज मिलके बनाते हैं हमारा फॉरेस्ट। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे, क्या नाम है, एक्टिव डायरेक्टरी पेन टेस्टिंग के अंदर में। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है? कि जो भी हमारे जो कंटेनर्स, एक तरीके से कह सकते हैं हम, ये हमारा डेटा फाइल होती है, कंटेनर्स होता है जिसमें कि हमारा एक्चुअल में हमारे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। ठीक है ना। अ कंटेनर विद अ डोमेन यूज्ड ऑर्गेनाइजिंग मैनेजिंग ऑब्जेक्ट फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेट डेलीगेशंस एंड एप्लीकेशन ग्रुप पॉलिसीज। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जितना भी हमारा क्या नाम है, डेटा होता है या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में होते हैं। वो आगे देखते हैं स्क्रीनशॉट में। जैसे कि ये एक आप देख सकते हो, आप विंडो में आप ये देख पाओगे एक्टिव डायरेक्टरी में, अगर कभी आपने देखा हो, तो ये जितने भी हमारे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे ओयूज हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमें हमें हम इन्हें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में जैसे हमारा बिल्ट इन ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है, ये हमारा क्या नाम है, बाय डिफॉल्ट होता है। जब भी हम एडी सेटअप करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमारा आता है बिल्ट इन में। फिर आता है हमारे कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में ये सारे कंप्यूटर्स हो, उसके अंदर में जितने भी हमारे डोमेन लिंक्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो सारे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर में आते हैं। डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर में हमारे जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, डोमेन कंट्रोलर कौन होते हैं? जहाँ जिस सर्वर में एक्चुअली में हमारा डोमेन सिस्टम, जो डोमेन जो डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जिसमें इंस्टॉल होता है, वो हमारा डोमेन कंट्रोलर होता है। तो डोमेन कंट्रोलर ओयू के अंदर में वो सारे डोमेन कंट्रोलर जो एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर की लिस्ट होती है सारी। ठीक है ना। तो ये हमारे डोमेन कंट्रोल, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, ये एक तरीके से पॉलिसीज है, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल ये इसके अंदर में आती है। मैनेज सर्विस अकाउंट जितने भी होते हैं हमारे, वो सारे हमारे इसमें आते हैं। एक आता है हमारा यूजर्स। यूजर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल यूजर जो कि लॉग इन लॉग आउट होते हैं, नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल जो यूजर होते हैं। एक होता है हमारा सर्विस अकाउंट यूजर्स। सर्विस अकाउंट यूजर वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें कि हमारे, जिसके बिहाफ पे कोई भी सर्विस रन हो रही होती है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में। जैसे कि अगर मैं माई एसक्यूएल की बात करूं, तो माई एसक्यूएल भी, माई एसक्यूएल जैसे हो गया, या फिर कोई एसवीसी अकाउंट वगैरह करके सर्विस अकाउंट, जिसके बिहाफ पे कोई भी सर्विस, चाहे माई एसक्यूएल के लिए कोई और सर्विस हो रही होगी, माई सपोज कि माई एसक्यूएल का कोई यूजर है ना, माई एसक्यूएल यूजर है, वो सर्विस अकाउंट है, उसके थ्रू हमारी जो सर्विस माई एसक्यूएल है वो रन हो रही है। तो ये सब हमारे सर्विस अकाउंट में आते हैं। तो एक आता है एक एसबीसी अकाउंट करके भी आता है, एक एसबीसी अकाउंट कई बार एक्टिव डायरेक्टरी में
आता है, ये भी हमारा एक सर्विस अकाउंट होती है जिसके बिहाफ पे मल्टीपल सर्विस रन हो रही होती है। ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक ओयूज है सारे। ठीक है। स्ट्रक्चर में फॉरेस्ट डोमेन, जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल डायग्राम में भी देख पा रहे होगे कि ये जैसे जैसे हमारा डोमेन है, डोमेन के अंदर में हमारे ओयूज आते हैं। पहले आता है हमारा क्या, फॉरेस्ट, फिर आता है हमारा ट्री, फिर आता है हमारा डोमेन, फिर आता है हमारा ओयूज। ठीक है ना, जिसमें मतलब ये देख रहे हो हेरारिकल स्ट्रक्चर बन रहा है एक तरीके से, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, एक तरीके से। तो फॉरेस्ट, फिर ट्री, देन डोमेन, फिर देन ओयूज। तो ये चीजें बनती है। ठीक है। फिर हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पूरे एक्टिव डायरेक्टरी को एक रन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट एंड दे एट्रीब्यूट्स। तो अब क्या होता है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, क्या नाम है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में, उन सभी के ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे यूजर, जैसे यूजर कोई यूजर है, यूजर का कोई लॉग इन लॉग आउट टाइम, और यूजर का नेम, और क्या नाम है, और भी कोई क्या नाम है, और भी कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे उसका सैम अकाउंट नंबर, और उसका कोई एम्प्लॉय आईडी वगैरह, ये सब हमारी एट्रीब्यूट्स में आ गई हमारी। या फिर उसका एसआईडी। तो ये सारी हमारी एट्रीब्यूट्स के अंदर में आ जाती है एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट्स के अंदर में। ठीक है। तो and query and index mechanism provides a searching and publication of objects and their properties। इस मैकेनिज्म का इस एक्टिव डायरेक्टरी में इसलिए यूज होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबका एक तरीके से कोई भी यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसके डेटा को फेच करना और उनकी क्वेरीज को लेना, और क्या नाम है, जो भी अप्रोप्रिएट, जो भी जिस भी यूजर ने उसको रिक्वेस्ट किया है उसको प्रोवाइड करा देना। तो ये मैकेनिज्म का यहाँ पे यूज होता है। और ये मैप भी करवाती है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या नाम है, एक नेटवर्क के अंदर में वो मैप भी कराती है कि मतलब जब भी कोई भी डेटा हम सर्च करते हैं तो इसके थ्रू ही हम सर्च कर पाते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है इस नेटवर्क के अंदर में। ग्लोबल कैटलॉग contains information about every object in the directory। तो ग्लोबल कैटलॉग के अंदर में जैसे कि नॉर्मल कैटलॉग होती है, आपने कोई रेस्टोरेंट वगैरह में देखो कैटलॉग में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन होती है ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है। एप्लीकेशन सर्विस, एप्लीकेशन सर्विस में कई बार होता है क्या कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट भी होनी चाहिए, लाइक अमंग ऑल द डोमेन कंट्रोल, सबको ये इन्फॉर्मेशन का, कभी कोई डोमेन कंट्रोलर है जैसे कोई मतलब अनअवेलेबल है तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर उसको कोई भी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है, ये सब चीजें हैं। तो रेप्लिकेशन सर्विस में क्या आता है कि ये क्या करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द डोमेन, जो भी अपडेट हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वो अमंग जितने भी डोमेन कंट्रोल है अक्रॉस डोमेन कंट्रोलर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंफॉर्मेशन को। ठीक है। फिर फिर हम आते हैं की ऑब्जेक्ट्स, फिर हमारे आते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स जो कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क पे पेन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमको एक तरीके से हम उसमें जब लेटरली मूव कर रहे होते हैं तब उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंटली। जैसे कि हमारा यूजर्स है, यूजर्स में तो हमारे, मैंने जैसे बताया कि पीपल जो नॉर्मल यूजर होता है रिप्रेजेंट द पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस अकाउंट क्या होता है हमारा, सर्विस अकाउंट में जैसे यूजर्स टू बी यूज टू सर्विस लाइक आईआईएस सर्विस रन हो रहा हो किसी सर्विस के सर्विस यूजर के बिहाफ पे। यूजर्स हमारा क्या होता है, यूजर्स जो एक तरीके से हम इसे सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, यूजर और मशीन को सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई भी यूजर कॉम्प्रोमाइज होता है तो सो डेफिनेटली उसके राइट्स वो अटैकर के पास आ जाएंगे और वो उस राइट्स का कुछ भी कर सकता है। तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स भी बोले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं उसी तरीके से मशीन भी होती है, मशीन की एक पास भी कुछ राइट्स होते हैं कि कोई मशीन है इनके, इसके पास ये राइट्स है कि ये इस सर्विस को एक्सेस कर सकता है, या फिर कुछ किसी किसी पे डेलीगेशन राइट्स अनेबल्ड होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि कुछ मशीन्स पे प्रिविलेजेस होते हैं। तो ये भी हमारे सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के अंदर में आते हैं। अगर कोई भी ये अगर मशीन कॉम्प्रोमाइज होती है कुछ होता है तो उसके राइट्स जो होते हैं अटैकर के पास चले जाएंगे, उसके थ्रू अटैकर उस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो अब हमारी बात हो गई यूजर्स की, मशीन की।
अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पेन टेस्टिंग करते हैं, एन्यूमरेशन करते हैं, तो इन सिक्योरिटी ग्रुप्स का हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और जब भी, अब जैसे आप कोई भी एग्जाम दोगे या फिर कोई भी अगर इंटरप्राइज लाइक पे अगर आप टेस्टिंग करोगे एक्टिव डायरेक्टरी की, तो उसमें देखोगे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत ही मतलब हाई प्रिविलेज्ड ग्रुप्स होते हैं, या कि स्पेशल ग्रुप्स कह सकते हैं हम उन्हें। ठीक है ना। पहला होता है हमारा डोमेन एडमिन्स का ग्रुप। डोमेन एडमिन्स के ग्रुप में वो सारे यूजर्स होते हैं जिसके पास डोमेन डोमेन लेवल की परमिशंस होती है, लाइक जिनके पास हायर प्रिविलेजेस होती है ऑन द डोमेन। जैसे कि हमारा लिनक्स होता है, लिनक्स में हमारे रूट के पास परमिशन होती है कि रूट में कुछ भी कर सकता है। उसी तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में, डोमेन एडमिन्स ग्रुप के अंदर में वो सारे यूजर्स होते हैं जो कि कुछ भी चेंज कर सकते हैं डोमेन के अंदर में, लाइक हायर प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है ना। इसमें एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह का कोई इतना ज्यादा खास रोल नहीं होता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है मशीन का, वो एक मशीन को ही कंट्रोल कर सकता है। बट लेकिन यहाँ इंटायर डोमेन की बात हो रही है, तो डोमेन एडमिन्स के पास में क्या होता है, इंटायर डोमेन का कंट्रोल होता है, एक डोमेन का। ठीक है ना। उसी तरीके से सर्वर ऑपरेटर्स होते हैं। सर्वर ऑपरेटर्स में वो सारे यूजर्स आते हैं जो भी सर्वर्स को ऑपरेट करते हैं। जैसे ग्रुप्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन कंट्रोलर्स। उसमें डोमेन कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। दे कैन नॉट चेंज एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स मेंबर्स, लेकिन उनके पास भी लेकिन कुछ सफिशिएंट परमिशन ही होती है, लेकिन वो कोई किसी की यूजर की परमिशन चेंज नहीं कर सकते, या फिर किसी को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हम नहीं, वो सर्वर ऑपरेटर्स नहीं कर सकते। बैकअप ऑपरेटर्स जो कि बैकअप से रिलेटेड चीजें करते हैं, बैकअप से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क, ये सारे हमारे बैकअप ऑपरेटर्स में आते हैं। अकाउंट ऑपरेटर में वो सारे यूजर्स आते हैं जो कि जितने भी यूजर्स के अकाउंट है वो सारे ऑपरेट करते हैं और उनको मैनेज करते हैं यूजर्स। दिस विल क्रिएट अ मॉडिफाई द अकाउंट इन द डोमेन। ठीक है। तो ये सारे यूजर्स जो होते हैं अकाउंट को मैनेज करते हैं, जितने भी यूजर्स, किसी यूजर्स को ऐड करना है, किसी यूजर को क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हमारे अकाउंट ऑपरेटर में आते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा डोमेन यूजर्स। डोमेन यूजर एक्चुअली में देखा जाए तो लो प्रिविलेज यूजर कह सकते हैं, एक नॉर्मल यूजर कह सकते हैं, जैसे कि कोई हमारा एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर कोई कंपनी का कोई कंपनी का कोई कस्टमर हो सकता है। डोमेन यूजर जिसके पास लाइक वेरी लो प्रिविलेजेस होती है, इतनी खास प्रिविलेज उनके पास खाली उतनी ही प्रिविलेजेस होती है जितना कि उस सर्विस में उनकी सर्विस पॉलिसी में उनको डिस्क्राइब कर रखा होगा। वो सारी परमिशन उसके पास डोमेन यूजर्स के पास में। डोमेन कंप्यूटर्स वो वाले ग्रुप होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं। इसमें जितने भी डोमेन में, एक डोमेन में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो सारे हमारे डोमेन कंप्यूटर्स में। एक्चुअली में देखा जाए तो हम इसको ओयूज भी बोलते हैं। ठीक है ना। एक तरीके से कंटेनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। ओयूज के अंदर भी ओयूज हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं डोमेन कंट्रोलर्स। डोमेन कंट्रोलर्स क्या होते हैं? डोमेन कंट्रोलर्स वो होते हैं जिसके अंदर में जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं इस क्या नाम है, डोमेन कंट्रोलर्स ग्रुप के अंदर में, इंक्लूडिंग ऑल एग्जिस्टिंग डीसीज, जिन्हें हम डीसीज भी बोलते हैं कई बार। तो डीसीज जो होता है जिसके पास इंटायर डोमेन का पूरा कंट्रोल होता है। हर एक डोमेन में एक डीसी होता है, और जितने भी मल्टीपल डोमेन है तो मल्टीपल डीसी भी होते हैं, और एक डोमेन के अंदर भी मल्टीपल मल्टीपल डीसीज होते हैं। ठीक है। जैसे डीसीज का यहाँ पे काम होता है, मल्टीपल डीसीज का, जैसे मैंने बताया, अगर ये अटैक के बारे में अगर किसी ने सुना होगा, डीसी सिंक अटैक। तो डीसी सिंक अटैक में यही होता है, जैसे कि डोमेन कंट्रोल, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर होते हैं। तो अब क्या होता है, डीसी सिंक में हमारे पास 3 रेप्लिकेशन राइट्स होते हैं। अगर किसी भी यूजर के पास वो 3 रेप्लिकेशन राइट्स होंगे तो हम डीसी सिंक अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। डीसी सिंक अटैक में क्या होता है कि अपने आप को एज अ कोई भी यूजर अपने आप को एज अ डीसी प्रिटेंड कर सकता है, और किसी की भी हैशेस, मतलब किसी के भी हैशेस रिक्वेस्ट कर सकता है टू फ्रॉम द एक्चुअल डीसी। मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो डीसीज जो होते हैं, आप डीसीज जो होते हैं वो आपस में अपनी जो क्या नाम है इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये कंट्रोल होता है हमारे डीसी के पास ही। तो डीसी सिंक अटैक में क्या होता है, रेप्लिकेशन डीसी सिंक रेप्लिकेशन राइट्स में क्या होता है, अगर किसी यूजर के पास में अगर सपोज की परमिशन है, रेप्लिकेशन राइट्स है, ठीक है ना, 3 रेप्लिकेशन राइट्स होते हैं। एक सेकंड में दिखा सकता हूँ। डीसी सिंक रेप्लिकेशन राइट्स।
तो ये 3 परमिशंस होती है। रेप्लिकेशन डायरेक्टली चेंजेस, रेप्लिकेशन डायरेक्टली चेंजेस ऑल, और ये भी हमारी होती है एक, ये हमारी पूरी परमिशंस होती है। 1 2 3 रेप्लिकेशन गेट चेंजेस, ये हमारी परमिशंस होती है। रेप्लिकेशन डायरेक्टली राइट चेंजेस, एंड डीएस रेप्लिकेशन गेट चेंजेस, और रेप्लिकेशन गेट चेंजेस ऑल। ये 3 4 हमारी जो रेप्लिकेशन राइट्स होते हैं, ये हमारे एक यूजर के पास अगर होती है तो हम डीसी से अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, और एज अ प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम डी एक डीसी है, और अनदर डीसी से इंटरेक्ट करके हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अबाउट एनी यूजर, अबाउट लाइक उसकी हम टी टी क्या नाम है, उसकी हमें हैशेस निकाल सकते हैं, RC4 हैश निकाल सकते हैं, NTLM हैशेस निकाल सकते हैं। अगर वो हमको मिल जाता है तो हम पीटीएच कर सकते हैं कोई मशीन के अंदर में जिसका भी हमको हैश मिला है। पीटीएच मतलब पास द हैश। ठीक है। फिर हमारी बात आती है हमारी डोमेन एनुमरेशन की। तो डोमेन, एक्टिव डायरेक्टरी, ये सब समझ में आया सबको? एनी डाउट क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? हेलो? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। एनी अदर पर्सन हु हैव अ डाउट इन एक्टिव डायरेक्टरी? तो वो एक्टिव डायरेक्टरी का अगर देखना है डोमेन कैसे होता है स्ट्रक्चर वे में, तो ये एक मैं दिखा सकता हूँ आपको। जैसे कि ये इंटायर डोमेन है, जैसे ट्रैक में करूँ मैं, इन्होंने सही से बताया था कि एक डोमेन के अंदर में एक डीसी है, डोमेन कंट्रोलर, और ये सारे वर्क स्टेशन है, ये सर्वर है, ये डेटाबेस सर्वर है, ये डेस्कटॉप है, ये मिलके ये ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट्स मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे एक डोमेन बना रहे हैं, डोमेन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? उसी तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में जैसे हमारे ग्रुप्स होते हैं वगैरह, ये सब होते हैं, सिक्योरिटी प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं देख सकते हो आप यहाँ पे, ये ओ यूज होते हैं हमारे। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं ओ यूज होते हैं, ये ओ यूज के अंदर भी ओ यूज होते हैं। ओ यूज के अंदर भी हम कस्टम ओ यूज भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं कोई भी सिस्टम के अंदर में, तो कुछ ओ यूज ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। जैसे बिल्ट इन ओ यूज होता है, डोमेन कंट्रोलर का यूज होता है, और फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, ये सब जितने 2 3 जो हैं, ये हमारे, और यूजर्स का यूज होता है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन हम चाहें तो अगर कस्टम भी इसके अंदर यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है, हम एक बार बात कर लेते हैं हम सिक्योरिटी ग्रुप्स की और सिक्योरिटी ओयूज में क्या डिफरेंस होता है वर्सेस क्या डिफरेंस होता है, एंड अप्लाइज द पॉलिसीज। हम ओयूज के अंदर में कोई भी पॉलिसीज वगैरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूज एंड कंप्यूटर जो भी पॉलिसीज हम यूज पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी की सारी पॉलिसीज हमारी जितने भी उसके अंदर में यूजर्स होंगे या फिर कंप्यूटर्स होंगे, वो सारे उस पे एक साथ ही हम उस पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना? तो अब क्या होता है ना, अब इसमें मैनेजमेंट क्यों इजी हो जाता है? सपोज कि मेरे पास सेट ऑफ यूजर्स है, मैं चाहता हूँ कि उन सेट ऑफ यूजर्स को मैं आरडीबी के परमिशन दे दूँ कि वो आरडीबी, उसका कोई भी यूजर जो डोमेन एडमिन में, डोमेन यूजर में कोई भी यूजर उसका आरडीबी ले पाए। मैं चाहता हूँ इन सेट ऑफ यूजर्स के पास इनके सिस्टम में आरडीबी ऑन हो जाए, और आरडीबी का एक्सेस ले पाए ये यूजर का। तो मैं क्या करूंगा, उन सबका एक ओयू बनाऊंगा, और उस ओयू के अंदर में सारे यूजर्स को डाल दूंगा, और उन पे एक पॉलिसी लगा दूंगा कि इस पे कोई भी आरडीबी ले सकता है, मतलब कोई भी आरडीबी, मतलब जिनके पास भी क्रेडेंशियल्स होंगे, आरडीबी पॉलिसीज पे मैंने अप्लाई कर दी। या फिर कोई फायरवॉल पॉलिसीज मेरे को लागू वो करनी, इम्प्लीमेंट करनी है, वो चीज़ है मैं इसका एक ओयूज के अंदर एक ओयूज बनाऊंगा, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स डाल दूंगा, जितने ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी यूजर है या कंप्यूटर्स है उसमें डाल के, और उन पे फायरवॉल पॉलिसीज लगा दूंगा, और जो भी जिस तरीके जो भी पॉलिसीज हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ऑपरेट हो जाएंगी। ठीक है ना? नेटवर्क के अंदर में। तो हमारे ओयूज क्या है, हम उस पर इजीली पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफाई कॉन्फ़िगरेशन दैट पर्टेन सेट्स यूजर्स डिपेंडिंग ऑन देयर पर्टिकुलर रोल एंटरप्राइज। जैसे कि इसमें बताया है कि रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम उस पर पॉलिसीज लगा सकते हैं कि कौन यूजर क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं एक्सेस कर सकता है ना? एक चीज मेरे को बताना है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी डोमेन कंट्रोलर की, डोमेन कंप्यूटर्स की, यहाँ पे एक अकाउंट और आता है जो कि होता है हमारा एंटरप्राइज डोमेन। एंटरप्राइज डोमेन जो होता है, एंटरप्राइज डोमेन के अंदर में वो सारे यूजर्स होते हैं, एंटरप्राइज डोमेन ओयू के अंदर में वो सारे यूजर्स होते हैं जिनके पास
जिनके पास फॉरेस्ट की परमिशन परमिशन होती है। फॉरेस्ट मतलब जैसे मैंने बताया कि ट्रीज मिलके वो बनाते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं। तो इंटायर फॉरेस्ट जो होता है ना, वो एक बाउंड्री लाइन होती है, एक पूरी एक तरीके से पूरे कंपनी की। ठीक है। तो अब क्या होता है कि हर एक फॉरेस्ट का क्या होता है कि फॉरेस्ट बाउंड्री लाइन होती है हर, जैसे अब डोमेन एडमिन है, डोमेन एडमिन के पास क्या होते हैं, कौन से राइट्स होते हैं कि उसमें डोमेन एडमिन जो डोमेन के अंदर में कोई भी चेंजेस कर सकता है, कोई यूजर को निकाल सकता है या ऐड कर सकता है, कुछ भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन एंटरप्राइज एडमिन के पास में पूरे फॉरेस्ट का कंट्रोल होता है। जितना भी पूरा फॉरेस्ट होता है, जितने भी मल्टीपल उसके अंदर जितने भी डोमेन्स आ रहे होंगे, वो किसी का भी एक्सेस ले सकता है, किसी भी यूजर को ऐड कर सकता है किसी डोमेन के अंदर में। उसके पास सारे राइट्स होंगे जो एक फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, जितने भी डीसी, तो उसके अंदर वो सारे यूजर्स आएंगे। ठीक है ना। सिंपल है बिल्कुल। एक में डोमेन एडमिन में डोमेन का कंट्रोल होता है, फॉरेस्ट के अंदर में फॉरेस्ट, जितने भी पूरे इंटायर फॉरेस्ट का कंट्रोल होता है। ठीक है। तो ओयूज का हो गया हमारा। जैसे ओयूज पे हम सिक्योरिटी पॉलिसीज वो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। सिक्योरिटी ग्रुप्स का क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स भी एक ओयू होते हैं, लेकिन बट इस सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर वो सारे यूजर्स आते हैं जिनके पास ऑलरेडी परमिशंस होती है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, जो कि हम ओयूज पे करते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए, एक एक पे पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है और एक इंप्लीमेंट करता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स में जो जितने भी यूजर्स होंगे, जो भी होगा, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं डोमेन के अंदर में। लेकिन ओयूज हैं, ओयूज के अंदर में क्या है, ओयूज में पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं ग्रांट परमिशन, यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप्स के पास ऑलरेडी परमिशन होती है कि ये इस पे पॉलिसीज लगा सकता है, मतलब पॉलिसीज या फिर कोई भी रूल्स वगैरह ये सब सेटअप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल यूज अ ग्रुप्स if you want to allow some users to access a shared folder or network printer. User can be a part of many groups which is needed to grant access to multiple resources. तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में जो भी जैसे कुछ सर्वर ऑपरेटर है, जैसे कि मैंने बताया यूजर का वो होता है अकाउंट, अकाउंट करके एक ग्रुप होता है। जैसे अकाउंट ऑपरेटर कोई भी यूजर को ऐड कर सकता है, या फिर जो सर्वर ऑपरेटर होता है वो नेटवर्क शेयर में कोई भी फाइल शेयर कर सकता है, और भी मल्टीपल चीजें कर सकता है। तो ये सब जितनी पॉलिसीज हैं, ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, ये करता है सिक्योरिटी ग्रुप्स में जितने भी यूजर वो करते हैं। ओयूज क्या, ओयूज पे जितने जिस पे पॉलिसीज अप्लाई होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि मैनेजिंग यूजर, जैसे कि मैंने बताया, हम ओयूज में डेट यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं, है ना, और ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंट डिलीशन, तो ये सब चीजें हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम ये सब चीजें डेलीगेशंस राइट डाल सकते हैं। डेलीगेशंस राइट में हमारे जैसे कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट डेलीगेशंस आती है। तो डेलीगेशंस राइट्स में हम एक सिस्टम को, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर यूजर को एक राइट दे रहे होते हैं कि जैसे डेलीगेशन भी टू टाइप्स की डेलीगेशन होती है। जैसे सपोज कि एक होती है कंस्ट्रेंट डेलीगेशन, होती है कि अनकंस्ट्रेंट डेलीगेशन। कंस्ट्रेंट डेलीगेशन के अंदर में हमारा कि एक हम मशीन को, एक मशीन जो भी मशीन में कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक परमिशन दे रहे होते हैं कि वो कोई भी यूजर की टीजीटी को लेके और उस यूजर के बिहाफ पे किसी और सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता है। मीनिंग कि सपोज सपोज कोई सपोज कि कोई वेब सर्वर है। एक जॉन यूजर है और एक वेब सर्वर है। जॉन वेब सर्वर से वेब सर्वर को एक्सेस करेगा इन ऑर्डर टू एक्सेस देयर डेटा। ठीक है ना। अब क्या है कि उसका जो डेटा है, जॉन का जो डेटा है, वो तो स्टोर है हमारा डेटाबेस के पास में, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि जो सिक्योरिटी पॉलिसीज ऐसी होती है, जो वेब सर्वर होगा, वेब सर्वर पे डेलीगेशन राइट को अनेबल करना पड़ेगा। जो भी डीसी होगा या फिर जो भी जिसके पास राइट्स होंगे, सर्वर ऑपरेटर्स, वो उसके अंदर में डेलीगेशन राइट को अनेबल कर देंगे। डेलीगेशन राइट में क्या होगा, अब जैसे जॉन यूजर जब क्या नाम है ऑथेंटिकेट होगा सर्वर से, वेब सर्वर से, तो वो अपनी जो टीजीटी है, टीजीटी की हम बात करेंगे, टीजीटी क्या होती है, अपनी जो गोल्डन टिकट है टीजीटी, वो क्या करेगा, वेब सर्वर को देगा। ठीक है ना। वेब सर्वर क्या करेगा, उसकी टीजीटी रख लेगा। टीजीटी रखने के बाद और क्या करेगा, जब अब जॉन का डेटा है वो तो स्टोर है हमारे डेटाबेस के बाद, डेटाबेस में कहीं दूसरे सर्वर के ऊपर डेटाबेस में। अब वो क्या करेगा, जॉन की टीजीटी को यूज करके
और जॉन की टीजीटी को यूज करके जो डेटाबेस सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा जॉन का डेटा। देन क्या करेगा, जब वेब डेटाबेस उसको क्या नाम है, जैसे ही रिस्पॉन्स में उसको डेटा दे देगा, देन वेब सर्वर क्या करेगा, जो डेटा होगा वो जॉन को वापस लाइक शो कर देगा। ठीक है। तो इसमें क्या करें, डेलीगेशन साइड में क्या हो रहा है, वेब सर्वर के पास टीजीटी आ गई, तो इसमें एक अटैक फैक्टर क्रिएट यहाँ पे होता है। अगर सपोज कि अगर किसी यूजर को, अगर अटैकर को, सपोज अटैकर को अगर वो वेब सर्वर की मशीन का एक्सेस मिल जाए जिसमें डेलीगेशन राइट अनेबल्ड है, तो क्या कर सकता है, जिस भी यूजर ने वेब सर्वर को एक्सेस किया होगा, तो उसकी टीजीटी मेमोरी में स्टोर होगी, मेमोरी में लोडेड होगी। तो वहां से वो उसकी टीजीटी को एक्सट्रैक्ट करके और ऑफलाइन उसको जॉन द रिपर वगैरह टूल से उसको क्रैक करके उसका क्लियर टेक्स्ट हैश या पासवर्ड निकाल सकता है। ठीक है। अनकंस्ट्रेंट डेलीगेशन के अंदर में टीजीटी एक्सट्रैक्ट होती है और टीजीटी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं कोई भी सर्विस को। और अनकंस्ट्रेंट डेलीगेशन के अंदर में मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम सर्विस अकाउंट की बात करते हैं, टीजीएस की बात करते हैं, जिसमें कि टीजीएस में राइट मतलब अब कोई भी यूजर जो दूसरे यूजर के बिहाफ पे टीजीएस रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो एक में टीजीटी का रोल होता है, एक में टीजीएस का रोल होता है। टीजीएस और टीजीटी हमारी गोल्डन टिकट और टीजीएस हमारी होती है सिल्वर टिकट। एनी डाउट किसी को, यहाँ पे किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है? पूछ सकता है। हम्म। उसी तरीके से हम कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकते हैं, जैसे यूजर्स होते हैं हमारे, उसी तरीके से हम कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकते हैं, वर्क स्टेशन हमारे जिसपे जो भी यूजर हैं वर्क कर रहे हैं। तो ये सब वर्क स्टेशन को मैनेज कर सकते हैं। डोमेन कंट्रोलर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिसीज हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सब ग्रुप पॉलिसीज हैं, लिंक टू ओयू। ठीक है, ये ओयूज पे हम ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करते हैं। ठीक है। ऑथेंटिकेशन मेथड की अब बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में, जिसमें कि आता है हमारा Kerberos। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में टू मेथड्स होते हैं एक यूजर को ऑथेंटिकेट करने के, जो कि पहले यूज होता था विंडोज के अंदर में NTLM। ठीक है ना। फिर बाद में आया कंसेप्ट आया Kerberos का। तो करबरोज में क्या होता है, करबरोज करबरोज का सिस्टम रिसेंटली विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, जैसे डिफॉल्ट प्रोटोकॉल इन एनी रीसेंट डोमेन। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि कोई भी यूजर, अब जितनी भी इंटरेक्शन होती है सर्वर के साथ में एक एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क में, वो टीजीटी और टीजीएस के बेसिस पे होती है। जो भी एक्सेस ग्रांट करना है किसी यूजर को या फिर किसी यूजर को, तो वो टीजीटी और टीजीएस के बेस पे होता है। टीजीटी क्या होती है, टीजीएस क्या होती है, वो हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा, अगर जैसे अगर एक्टिव डायरेक्टरी में, तो गोल्डन टिकट और सिल्वर टिकट के बारे में कभी सुना होगा कि गोल्डन टिकट क्या होती है, सिल्वर टिकट क्या होती है। तो यही चीज होती है गोल्डन टिकट और सिल्वर टिकट। गोल्डन टिकट हमारी टीजीटी होती है और सिल्वर टिकट हमारी टीजीएस होती है। ठीक है ना। अब कैरबरोस ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे करता है, जैसे कि अब ये डायग्राम देख सकते हो कि कोई भी यूजर को अगर ऑथेंटिकेट होना है, सपोज कि कोई मशीन है, मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क यूज होता है। सपोज मेरे को कोई सिस्टम के अंदर में लॉग इन होना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना यूजर नेम दूंगा और पासवर्ड दूंगा। ठीक है। अब क्या होगा कि अब वो क्या करेगा, उस यूजर नेम को क्या करेगा, एक लाइक रैप करेगा और उसमें एक टाइम स्टैम्प को भी रैप करेगा और उसको इंक्रिप्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ माय पासवर्ड। ठीक है। तो अब वो क्या होगा, वो जाएगा मेरा केडीसी के पास। अब केडीसी क्या होता है, केडीसी क्या होता है, ये भी करबरोज का ही पार्ट होता है, जो कि करंट टिकट डिस्ट्रीब्यूट करता है एक तरीके से। केडीसी प्रोवाइड कराता है केडीसी टिकट्स। करबरोज का एक पूरा कंसेप्ट, इसमें केडीसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि टिकट प्रोवाइड कराता है इंटायर डोमेन के अंदर में यूजर्स को। ठीक है ना, केडीसी। तो ये पार्ट होता है एक डोमेन कंट्रोलर का। तो ये जाएगा हमारा, जो भी हमारे जो पैकेट है, जो भी इंक्रिप्टेड पैकेट है, वो जाएगा हमारा केडीसी के पास में, जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर होगा। और उस पैकेट के अंदर में क्या होगा, हमारा यूजर नेम होगा और टाइम स्टैम्प होगा।
ठीक है ना। देन वो देखेगा क्या नाम है, डोमेन कंट्रोलर उसको देखेगा इज इट अ वैलिड वैलिड क्रेडेंशियल और नॉट, ये सब। फिर उसके बाद क्या होगा, एक टीजीटी रिस्पॉन्स में क्या करेगा, केडीसी टीजीटी वो करेगा, रिस्पॉन्स के बेस में टीजीटी सेंड करेगा यूजर को। और टीजीटी क्या होगी, टीजीटी के साथ एक सेंड करेगा सेशन की। और टीजीटी जो इंटायर, ये दो चीजें हैं इंक्रिप्टेड होंगी किससे, करबी करबी टीजीटी हैश, ये भी एक सर्विस अकाउंट होता है, जिस इसके हैश से ही हमारी जो टीजीटी इंक्रिप्टेड होती है, ठीक है, तब वो यूजर को मिलेगी, और उसके बेसिस पे वो टीजीटी का यूज कर पाएगा। लेकिन यहाँ टीजीटी का यहाँ रोल खत्म नहीं होता। अगर किसी भी यूजर को कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में, उसको टीजीएस की नीड पड़ेगी, यानी कि हम, आप ये कह सकते हैं कि एक टिकट हम लेते हैं दूसरी टिकट को मांगने के लिए, एक तरीके से इशू करने के लिए। तो हम टीजीटी का यूज करते हैं किस लिए, एक हमारी होती है टीजीएस, टिकट ग्रांट सर्विस। तो अब क्या होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट टीजीटी, जो हमारा यूजर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा, सपोज कि मेरे को माई एसक्यूएल सर्वर यूज करना है, या फिर सपोज कि मेरे को वेब सर्वर का टीजी वो यूज करना है, वेब सर्वर यूज करना है, वेब सर्वर की सर्विस यूज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे यूजर क्या करेगा, अपनी टीजीटी वापस से सेंड करेगा, और उस विद द हेल्प ऑफ देयर सर्विस की, मेरे को ये सर्विस एक्सेस करनी है और मेरे को टीजीएस चाहिए इसकी, ठीक है ना। देन वो उस टीजीटी के बिहाफ पे जो टीजीटी एक टीजीएस टिकट इशू करेगा, है ना, और उस टिकट को फिर यूजर लेगा और अपनी मशीन के अंदर में लोड कर लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट टीजीएस। फिर वो सर्विस को एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट टीजीएस, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं कहीं भी, अगर हम कहीं बाहर से कहीं जाते हैं, सपोज की मूवी देखने गए, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम मूवी का टिकट लेते हैं। फिर जब हम टिकट हमारा इशू हो जाता है, हम पैसे जो भी पे कर देते हैं, फिर उसके बाद हम हॉल में जाते हैं और हम अपने जो भी वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है या फिर जो भी होते हैं, उसको हम अपना टिकट दिखाते हैं, और वो हमको एक्सेस दे देता है कि हाँ ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसी तरीके से इसमें भी होता है। टीजीटी के बेस में, टीजीटी क्या होती है, टीजीटी हमारी ऑथेंटिकेट टिकट होती है, जो कि हमको लाइक टीजीटी के थ्रू हम कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारी गोल्डन टिकट होती है। और टीजीएस को हम बोलते हैं सिल्वर टिकट, ठीक है। सिल्वर टिकट के थ्रू हम खाली सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं, जिस भी सर्विस की वो टीजीएस होगी, हम उसी सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। अब टीजीएस काम कैसे करती है, रिक्वेस्ट कैसे होती है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में, हम ये चीज देखते हैं। तो अब क्या होता है कि मैंने बताया कि टीजीटी हमारे पास आ गई है विद विद सेशन की, ठीक है। अब क्या होता है, उस टीजीटी के बेस पे यूजर जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है, टीजीटी के बेस पे रिक्वेस्ट करता है कि हमको एक टीजीएस क्या नाम है इशू करी जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो एसपीएन का एक कंसेप्ट आता है। ये एसपीएन को हम कहते हैं सर्विस प्रिंसिपल नेम। सर्विस प्रिंसिपल नेम क्या होता है, सर्विस प्रिंसिपल नेम ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है कोई भी सर्विस का। सपोज कि आप देख सकते हो MS SQL-SRV करके, ये पूरा एक सर्विस है ये, और ये SRV के ये सर्विस अकाउंट होगा इसका। और ये जो हमें MS SQL, ये हमारा सर्विस है जो कि हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, क्या नाम है, हमारा सिस्टम, जिसमें कि हमारा यूजर नेम होता है और टाइम स्टैम्प होता है, और टीजीटी होती है कौन सी, हमारी टीजीटी होती है, ठीक है ना। और एसपीएन जो मैं सर्विस एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके बेसिस पे एक रिक्वेस्ट करता है केडीसी से। देन केडीसी क्या करता है, रिस्पॉन्स में उसको सर्विस टिकट दे देता है विद टीजीएस। यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स के अंदर में हमको टीजीएस मिल चुका है विद एसवीजी सेशन कुकी। तो एसवीजी सेशन कुकी क्या होती है, हमारी सेशन कुकी जो हमारी, जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमारी कुकी होती है ना नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में जो कुकी होती है, बिल्कुल सेम वैसी काम करती है एसवीजी सेशन, जो कि एक सेशन को मैनेज करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा दो चीज का रोल आता है, एक इसमें भी हमारा केआरबी टीजीटी का रोल आता है। केआरबी टीजीटी हैश ना, मैं बताऊंगा, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्किंग कर रहे हो, एक्टिव डायरेक्टरी पेन टेस्टिंग करो ना, करबी टीजीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सीआरटी भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम सीआरटी दे रहे हो, तो करबी टीजीटी अकाउंट क्या होता है कि जितने भी टिजिट टिकट्स होते हैं ना, वो इन्हीं के हैशेस से ही इंक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम गोल्डन टिकट अटैक, आपने देखा होगा, ये परसिस्टेंट अटैक में आते हैं दोनों, गोल्डन टिकट अटैक, सिल्वर टिकट अटैक, ये हमारे परसिस्टेंट अटैक में। हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम एक टिकट क्रिएट करते हैं, एक टिकट को एक वैलिड टिकट कौन बनाता है, ये करबी टीजीटी हैश। अगर आपको करबी टीजीटी का हैश मिल जाता है अगर, है ना,
तो आप क्या कर सकते हो, एक कर्बी टीजीटी के हैश के थ्रू आप एक अपना खुद का एक किसी भी यूजर का एक टीजीटी यानी कि गोल्डन टिकट आप क्रिएट कर सकते हो, और उस टीजीटी के बेस पे आप टीजीएस रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सिल्वर टिकट को इशू करने के लिए हमारे हमको चाहिए होता है, हमको सर्विस जो सर्विस अकाउंट, सॉरी सर्विस मशीन का हैश, सर्विस ओनर का हैश, सॉरी सर्विस ओनर का हैश चाहिए होता है। तो हमारा इसमें सर्विस आप देख सकते हो यहाँ पे, हमारा सर्विस ओनर कौन है, एसआरबी, एसआरबी करके ये सर्विस अकाउंट है। तो हमें इसका हैश चाहिए होगा टीजीएस के लिए। अगर सपोज कि हमको किसी यूजर का हैश मिल जाए, सपोज कि एसआरबी का हैश मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी सर्विस की परमिशन वो एसआरबी ओन करता है, हम उसके बेसिस पे टीजीएस क्रिएट करते हैं, यानी सिल्वर टिकट क्रिएट कर सकते हैं। और गोल्डन टिकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कर्बी टीजीटी हैश। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? देन क्या होता है, टीजीएस मिल गई मेरे को, टीजीएस मैंने अपनी पूरी टीजीएस मिल गई, टीजीएस के बेस पे मैं क्या करता हूँ, जो भी सर्विस मेरी है, जो भी मैं सर्विस एक्सेस करना चाहता हूँ वो सर्विस में एक्सेस कर पाता हूँ बाय शोइंग द टीजीएस टिकट। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? फिर आता है हमारा नेट एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन। नेट एनटीएलएम क्या होता है, नेट एनटीएलएम में ये बेसिकली चैलेंज एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पे वर्क करता है इंटायरली प्रोसेसेस। जो इंटायर प्रोसेस होता है नेट एनटीएलएम का, वो ये रहा कि जो हमारा यूजर होता है, पहले एनटीएलएम अपना हैश भेजता है और चैलेंज भेजता है, देन देन उसके बेसिस पे फिर, नहीं खाली ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है, सॉरी, एक सर्वर के पास में। फिर जो सर्वर होता है वो एनटीएलएम हैश रिवर्ट में भेजता है और चैलेंज भेजता है। देन उस चैलेंज, मतलब एनटीएलएम हैश प्लस चैलेंज को एक तरीके से वो करके और उसको इंक्रिप्ट करके एनटीएलएम रिस्पॉन्स भेजता है किसको, सर्वर को। देन सर्वर क्या करता है, उसी चैलेंज रिस्पॉन्स को क्या करता है, डोमेन कंट्रोलर को भेजता है। डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, उसी चैलेंज रिस्पॉन्स को के हैश को क्या करता है, और जो भी रिस्पॉन्स आया होता है, जो भी इसने रिस्पॉन्स किया होता है, जो हमारे क्लाइंट ने, उसके रिस्पॉन्स को मैच करता है अपने डेटाबेस से। अगर दैट रिस्पॉन्स इज सेम, जो भी डेटाबेस में स्टोर रिस्पॉन्स है वो अगर सेम होते हैं, सेम हैश होते हैं, सो दैट मीन्स कि वैलिड यूजर, तो वैलिड यूजर एक्सेस, उसी के बेसिस पे एक्सेस डिनाइड हो जाता है या वैलिड हो जाता है, अलाउ हो जाता है। ठीक है ना? तो इट इज कम्प्लीटली अ चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। लेकिन अब के टाइम पे जो, अब ये एनटीएलएम, नेट एनटीएलएम का यूज अब नहीं होता है, अब करबरोज का यूज होने लग गया है, क्योंकि ये नेट एनटीएलएम अब लाइक हैकेबल है ये, दैट्स वाई अब एनटीएलएम का नेट एनटीएलएम का हैश नहीं यूज होता है। एनटीएलएम का यूज होता है, एनटीएलएम कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि नॉर्मल जो हमारे सिस्टम में हम एक्सेस लेते हैं, सपोज जो भी हम जैसे विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो विंडोज सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए हम एनटीएलएम हैशेस का यूज करते हैं। यानी कि जब भी हम ऑथेंटिकेट होते हैं तो लाइक जो भी हमारा विंडोज सिस्टम है वो एक डेटाबेस मेंटेन करता है जिसमें हमारे एनटीएलएम हैशेस होते हैं। जब भी हम पासवर्ड देते हैं तो वो पहले हमारा एनटीएलएम हैश में कन्वर्ट होता है, देन वो एनटीएलएम हैश हमारा लोकल मशीन के डेटाबेस, जो जहाँ पे हमारा एनटीएलएम हैश स्टोर्ड है, एक्चुअल हैश, उससे कंपेयर होता है। अगर दैट बोथ द हैशेस आर इक्वल, देन विल गेट द एक्सेस इन द मशीन। तो इस तरीके से हमारी ये लोकल मशीन्स के अंदर में ही आजकल एनटीएलएम हैश से नेट एनटीएलएम, अब नेट एनटीएलएम को रिप्लेस करके अब करबरोज का यूज होने लग गया है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में। ठीक है ना? तो ये वर्क कैसे किया, द क्लाइंट सेंड द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट टू सर्वर दे वांट टू एक्सेस। ठीक है, द सर्वर जनरेट्स अ रैंडम नंबर, सर्वर क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करता है एंड सेंड इट्स चैलेंज टू द क्लाइंट। तो यही चैलेंज जो होगा क्लाइंट, वो क्लाइंट को भेजेगा। द क्लाइंट कंबाइंस द एनटीएलएम पासवर्ड हैश with the challenge and to generate a response the challenge and sends it back to the server। तो उसी का ही कंबाइंस विद एनटीएलएम अपने हैश को इंक्लूड करके वो चैलेंज के रिस्पॉन्स को ऐड करके वो वापस से सर्वर को वेरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो सर्वर फॉरवर्ड्स द चैलेंज रिस्पॉन्स कंपेयर टू द वेरिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया, वो जो चैलेंज का रिस्पॉन्स आएगा वो क्या करेगा, उसको डोमेन कंट्रोलर को वेरिफिकेशन के लिए दे देगा, और डोमेन कंट्रोलर वेरीफाई करेगा दैट रिस्पॉन्स इज वैलिड और नॉट। अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स द यूजर विल गेट द एक्सेस ऑन द मशीन। और अगर अगर रॉन्ग होगा देन it will show you the access denied।
तो इसी तरीके से हमारा डोमेन होता है। डोमेन जैसे कि यहाँ पे बताया, डोमेन मैंने बताया मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मिलके बनता है। ट्रीज, हमारे ट्रीज के अंदर में मल्टीपल डोमेन्स में जो रिलेशंस होते हैं वो एक कंप्राइजेज विद, वो एक भी डोमेन हो सकता है, दो भी डोमेन्स हो सकते हैं, तीन भी डोमेन्स हो सकते हैं। ठीक है ना? तो वो ट्रीज कंबाइन होकर ट्रीज बनाते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मल्टीपल जो ट्रीज होते हैं वो मिलके बनाते हैं, हमारा फॉरेस्ट बनाते हैं। और ट्रस्ट रिलेशनशिप हमारा होता है, जो भी कोई भी फॉरेस्ट के अंदर में जो भी रिलेशंस होते हैं वो हमारा ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। एक दो टाइप के ट्रस्ट होते हैं। एक होता है हमारा चाइल्ड पेरेंट पेरेंट टू चाइल्ड ट्रस्ट, है ना? और एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रस्ट। पेरेंट टू चाइल्ड ट्रस्ट में होता है कि हमारा जो फॉरेस्ट के अंदर भी एक मतलब अलग डोमेन होता है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, यानी कि वहाँ पे दो डीसीज होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे कि जो मैंने फेस किया था ड्यूरिंग माई एग्जाम। यूजर्स, ये क्या था, ये देखो। इसमें क्या होता है कि ये जो एम कॉर्प डीसी आपको दिख रहा है, एम कॉर्प मनी कॉर्प डीसी, ये डीसी और ये डीसी, यानी कि एक इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर में तीन डीसीज हैं। ठीक है ना? तो ये डीसी, ये डीसी, ये डीसी, यानी कि इसका जो पेरेंट डीसी है वो कौन है? डी कॉप डीसी। ठीक है ना? और डी कॉप डीसी का जो पेरेंट पेरेंट डीसी है वो हमारा एम कॉप डीसी, यानी कि जो इस पूरे इंटायर फॉरेस्ट को जो एक्वायर करता है वो एम कॉप डीसी है। जो मेन डोमेन डीसी है वो ये है। एक होता है, फिर हमारा आता है एक्सटर्नल ट्रस्ट। एक्सटर्नल ट्रस्ट हमारा जो एक्सटर्नल जो हमारा जो फॉरेस्ट के साथ में जो रिलेशन होता है वो हमारा एक्सटर्नल ट्रस्ट में आता है। ठीक है ना? तो अब जब हम एक्टिव डायरेक्टरी को लाइक कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, वो इसी तरीके से नेटवर्क होता है पूरा। और कहूँ तो इससे भी बड़ा होता है। जो एक सपोज कि कोई आपको आपका यूजर होगा, जैसे सपोज स्टूडेंट बीएम है, आपको उसमें एक्सेस मिलेगा, देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज फर्स्ट दीज मशीन्स। ओके, सो इसमें कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो क्या नाम है, जिसमें हमारा सर्विस अकाउंट है, ओनली सर्विस अकाउंट है। और कुछ में हमारा क्या नाम है, मेन मशीन्स है हमारी। तो इन सबको कॉम्प्रोमाइज करके हमको डोमेन एडमिन तक जाना पड़ता है, जो कि हमारा डीकॉप डीसी है। डीकॉप डीसी का एक्सेस मिलने के बाद हमको यूएसडीसी में हम इजीली जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पूरा इंटायर डोमेन को कौन एक्वायर करता है? हमारा डीकॉप डीसी। तो यूएसडीसी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सो अगर हमको इसका एक्सेस मिल गया तो हम इसका एक्सेस दे सकते हैं। देन आफ्टर कंप्लीटिंग compromising the entire domain, then we need to get the access of this DC, and then we can compromise this DC by the external trust attack. ओके, तो एनुमरेशन की बात करें हम, कर्बरोज की बात हो गई, कर्बरोज में कैसे टीजीएस टीजीटी कैसे काम करती है। फिर हम बात करते हैं डोमेन एनुमरेशन की। डोमेन एनुमरेशन में हम क्या करते हैं? हम क्या नाम है, हम डोमेन एनुमरेशन के लिए दो टूल्स का यूज कर सकते हैं। पहला तो हमारा पावर व्यू है। देन हमारा एडी मॉड्यूल है, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो एडी मॉड्यूल के अंदर में हम जैसे ऐसे हम लोड कर सकते हैं एडी मॉड्यूल के अपने मेमोरी के अंदर में। देन हम वी कैन यूज द एडी मॉड्यूल। पावर व्यू के मैं कमांड बताता हूँ आपको, जिससे कि हम यूज कर सकते हैं इसको। एडी मॉड्यूल के अंदर पावर व्यू के अंदर में हम
ये सारी जो कमांड्स है ये हम यूज कर सकते हैं इनोमिनेशन के लिए। पहला हमारा आता है, पहले हमको लोड करना पड़ता है पावर व्यू को। विद द हेल्प ऑफ डॉट वी कैन लोड आर स्क्रिप्ट इनटू आर मशीन, देन वी कैन यूज अ दीज कमांड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द गेट डोमेन यूजर, गेट डोमेन यूजर से हमको जितने भी डोमेन में यूजर्स होंगे वो सारे हमको लिस्ट हो जाएंगे। देन वी कैन यूज आर देन वी कैन यूज देन अगेन वी कैन यूज अ डोमेन यूजर। डोमेन यूजर, अब यहाँ पे देख सकोगे पाइप सिंबल का यूज किया, देन पाइप सिंबल के बाद में हमने सिलेक्ट नेम, यानी कि ये नेम और डिस्क्रिप्शन हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू फिल्टर आउट कर सकते हैं कि जो डोमेन यूजर है वो कौन कौन से डोमेन यूजर है, उनके नाम क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। कई बार ऐसा होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर में हमें पासवर्ड मिल जाते हैं। उसी तरीके से हम ऐसे भी फिल्टर आउट कर सकते हैं कि डोमेन यूजर की इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी में हम कोई भी पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, बस उसका खाली हमको यूजर नेम देना है और देन वो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके सारे हमारे शो हो जाएंगे डोमेन यूजर के अंदर में। और गेट डोमेन यूजर के अंदर में हम यहाँ पे हम डोमेन भी डाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में कौन कौन से यूजर हैं वो हमको लिस्ट कर दे। गेट डोमेन पॉलिसीज के लिए हम गेट डोमेन पॉलिसी डेटा, ये इसका यूज करेंगे। इसका यूज हम तब करेंगे, ये हमारा उस क्या नाम है, एडी मॉड्यूल के क्या नाम है वो है फंक्शंस हैं उसका, तभी हम गेट डोमेन पॉलिसीज हम इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। सिस एडमिन से, सिस एक्सेस से हम ये निकाल सकते हैं जो यूजर कब लॉग इन हो रहा है कब लॉग आउट हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। गेट डोमेन कंप्यूटर से हम क्या नाम है, कंप्यूटर्स की कंप्यूटर लिस्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं ये सारी चीज़ें हम लिस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से एट्रीब्यूट सेट हैं, ये सब निकाल सकते हैं। इसमें ही हमको कई बार डेलीगेशन राइट्स मिल जाते हैं। उसी तरीके से ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये निकाल सकते हैं, जैसे डोमेन एडमिन के बारे में क्या क्या उसके अंदर कौन कौन से यूजर है कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमारा गुड गेट डोमेन ग्रुप ग्रुप, ये वही है दोनों ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन। देन ये वाली कमांड आती है हमारी गेट डोमेन ग्रुप मेंबर, यानी कि ग्रुप के अंदर में हम कोई भी ग्रुप के अंदर में कौन कौन से मेंबर है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे होते हैं हम इसके थ्रू, इस कमांड के थ्रू। देन फिर हम गेट एंटी नेट लोकल ग्रुप, लोकल ग्रुप में कौन कौन से लोकल नेट लोकल ग्रुप में लोकल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लोकल यूजर कौन कौन से हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे होते हैं इस कमांड से। दैट गेट नेट लॉगिन, एक लॉगिन कोई यूजर लॉगिन कब हो रहा है क्या लॉगिन वो है, ये सब चीजें हम लॉगिन लॉग आउट और टाइम आउट ये सब का हम सब इस कमांड से निकाल पा रहे होते हैं। तो ओवरऑल ओयूज के बारे में हम ओयू गेट डोमेन ओयू ये सब हम प्रॉपर्टीज हम लगा के ओयूज के बारे में निकालते हैं। जीपीयूज के बारे में निकालते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे गेट डोमेन ओयू, ओयूज के बारे में कौन कौन से एग्जिस्टिंग ओयूज हैं सिस्टम के अंदर में, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें क्या नाम है गेट डोमेन ओयू से निकाल लेंगे। ठीक है ना। फिर जीपीयू जो ग्रुप पॉलिसीज होती है हमारी, ग्रुप पॉलिसीज के बारे में ग्रुप में कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाइड हुई हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हम ग्रुप पॉलिसी इससे क्या इस कमांड से निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से हमारी ग्रुप पॉलिसीज एस आई डी के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप पे कौन कौन सी पॉलिसीज है कौन कौन से एसीएल्स हैं अप्लाइड हैं, वो सारे निकाल सकते हैं चीज़ें। इसमें एसीएल्स के बारे में निकाल सकते हैं। एसीएल्स क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कौन कौन से राइट्स हैं, मतलब एक यूजर के पास कौन कौन से राइट्स हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सारे हमारे एसीएल्स में आते हैं। एसीएल के अंदर में आते हैं दो चीज, डेकल और सैकल। सैकल हमारा होता है जितने भी लॉग्स हैं कि हाँ कोई भी यूजर ने एक्सेस किया एक पर्टिकुलर रिसोर्स को और उसको एक्सेस मिला या नहीं मिला, उसमें सारे लॉग्स हमारे सैकल में आते हैं। और डेकल में हमारे सारे राइट्स डिफाइन होते हैं, जो जो भी राइट्स हमारे पास एक एक पर्टिकुलर ओयू के ऊपर हैं हमारे एसीएल में, वो सारे डिफाइंड होते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके हम फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से डोमेन के बाद डोमेन ट्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके, गेट डोमेन ट्रस्ट। तो ये सारी चीजें जो है हमारी, ये हम ये सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू, इस सारी चीट शीट के थ्रू हम सारी डोमेन एनुमरेशन कर सकते हैं ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क। ठीक है। तो करबरोस के बारे में हो गया, करबरोस हमने देख लिया करबरोस कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें थी हमारी। कोई डाउट है? हेलो। Sir, I just want to know how can we practice this? So देखो can प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले तो या फिर आप
अपनी खुद की लैब सेटअप कर लो, ठीक है। दूसरा है आप ट्रैकमी पे जितनी मशीन है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी का नेटवर्क सेटअप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती Yes, है sir. ना, ठीक है ना। या तो आप Because we ट्रैक, are the freshers, right? So we don't have that okay, much ability to. I understand. I understand. You can use a TryHackMe Labs, as well as you can also buy us one CTF करके एक platform आता है. You can also buy that one as well to practice your skills on Active Directory. Okay, so Active Directory is all about the theory, first of all. Okay, for the Maintaining practice, the data uh, and maintaining the data. If you are able to understand the concept of Active Directory, you will definitely able to attack on the Active Directory as well. okay. Because tools यूज करना इज वेरी सिंपल, टूल्स में कोई कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। जैसे हम डोमेन एनुमरेशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया पावर व्यू का यूज करते हैं। सो पावर व्यू को बस लोड करो आप अपना, देन वी कैन then we can enumerate our all the domains. There is also a multiple automation tool that we can also use to enumerate the Active Directory domain. Automation tools में हमारे ब्लड हाउंड आ जाता है, हमारा कोवेनेंट आ जाता है। कोवेनेंट जैसे C2 सर्वर्स, आजकल जितनी भी चीजें मैनेज हो रही है एंटरप्राइज के अंडर में, एक्टिव डायरेक्टरी टेस्टिंग जिससे भी होती है, तो हमारी C2 सर्वर्स के थ्रू ही होती है, Okay, ठीक है sir. ना। ये सब जो चीजें हैं बता रहा हूँ मैं, ये सारी थ्योरीज हैं और मैनुअल टेस्टिंग है कि देखो, ऑटोमेशन की तरफ बंदा तब जाता है जब उसका मैनुअल पूरा क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं। Okay, अगर sir. आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप मैनुअल टेस्टिंग कैसे करोगे, नहीं Okay. सॉरी, मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे करोगे, Yes, sir. है ना। आपको यही नहीं पता कि डोमेन, व्हाट इज डोमेन पॉलिसी, व्हाट Yeah. इज कर, हाउ इट वर्क्स, सो हाउ यू कैन परफॉर्म द अटैक ऑन अ How to कंप्यूटर। create domain how policies. to create how to create domain policies, what exactly the domain policies is, what is the role of domain policies in Active Directory, and what is the users object, what is the roles of objects, and what are the attributes, ठीक है। ये सब चीजें जो है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पहले आपको मैनुअल टेस्टिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, पहले तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, फिर मैनुअल टेस्टिंग पे आना है, देन यू कैन मूव इट टू द देन यू कैन मूव इट टू द C2 सर्वर्स। C2 Yes. सर्वर्स में आप कोवेनेंट यूज कर सकते हो, देन either you can use a Cobalt Strike, either you can use a like there is many C2 servers that you can use to compromise the Active Directory network। क्योंकि C2 सर्वर हम क्यों यूज करते हैं, देखो, अगर आप कोई एग्जाम देते हो, CRTP का एग्जाम देते हो, CRTE का एग्जाम देते हो, किसी कोई भी एग्जाम देते हो, उसके अंदर आपके अंदर लिमिटेड डिवाइसेस होते हैं, Yes, ठीक sir. है ना। लाइक 5 होंगे डिवाइस, क्योंकि उन्होंने पूरा सेटअप किया है, वल्नरेबल नेटवर्क सेटअप किया है खुद से कि स्टूडेंट उस पर टैग कर सके और जो भी उसमें फ्लैग्स वगैरह वो निकाल सके। लेकिन रियल वर्ल्ड टारगेट्स के अंदर में ना ऐसा सीन नहीं होता। रियल वर्ल्ड टारगेट्स में हमारे कई सारे डिवाइस होते हैं, मतलब 1000 से भी ऊपर हमारे डिवाइसेस होते हैं। Yes, sir. So it would be very difficult task for an attacker to manage all the devices, Yes, sir. ठीक है ना। सो दैट टाइम वी वी विल यूज C2 सर्वर्स टू मैनेज ऑल द डिवाइस। जिस मशीन पे हम जो मशीन हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, है ना, वो मशीन का एक्सेस हमारे पास एक तरीके से GUI टाइप में हमको पूरा लिस्ट हो जाएगा कि हाँ ये मशीन पे एक्सेस है, और बस एक क्लिक में हमको पूरा पूरा एक्सेस मिल जाएगा मशीन का। Okay. तो मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है C2 सर्वर्स के थ्रू। और अगर देखो, अगर ब्लड हाउंड जैसे हम टूल यूज करते हैं, ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं पूरा एंटायर डोमेन इन्फॉर्मेशन Which करने के one, लिए, sir? ब्लड हाउंड Blood home. ब्लड हाउंड, Hound. हाँ ब्लड हाउंड, ये Okay. ऑटोमेशन टूल है डोमेन एनुमरेशन करने के लिए। तो Okay. ये क्या करता है ना, जैसे आप डोमेन एनुमरेशन, जैसे कि मैंने ये दिखाया आपको चीट शीट, तो इसके थ्रू आप पावर व्यू के थ्रू जो डोमेन एनुमरेशन करोगे ना, इसमें क्या है, आपको सी लाई में आपको जितना भी रिजल्ट्स आपको दिखेंगे ना, सी लाई फॉर्मेट में दिखेंगे आपको। नेम होगा, एट्रीब्यूट्स के जितने हो, प्रॉपर्टीज, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब आपको मैनुअली सब चीज करनी होगी। लेकिन अगर आप क्या नाम है ब्लड हाउंड का यूज करोगे, ब्लड हाउंड में बस एक स्क्रिप्ट चला दोगे, आप सारे इन्यूमरेशन कर देगा और उसकी एक जेसन फॉर्मेट में फाइल क्रिएट कर देगा। देन Okay. देन उसको आप रीड करके पूरा इंटायरली उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये देख रहे हो आप, ये दो Yes, sir. ब्लड हाउंड का स्क्रीनशॉट है। Yes, sir. तो ब्लड हाउंड में जितने भी आपके यूजर्स, उस डोमेन में कितने यूजर्स हैं, ट्रस्ट है, पॉलिसीज है, ग्रुप्स है, कंप्यूटर्स है, सब आपको एक मैप करके दिखा देगा। एक पर्टिकुलर क्या नाम है मशीन के ऊपर कौन सी परमिशन है और कौन कौन से डेलीगेशन राइट अनेबल्स हैं, ये सारी चीजें हमारी क्या नाम है उसमें आ जाएगी हमारी, क्या नाम है ब्लड हाउंड में पूरा शो कर देगा आपको। तो अपने एनालाइजेशन के थ्रू एनालाइज करके उसको, नेटवर्क को पूरा आप अपना अटैक वेक्टर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैनुअल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Yes, sir. before going to the automation. Okay. Sir, I just want to know, can you please share us some any interview questions comes in the any industry which they might ask regarding this topic? Yeah, question like they can ask you about delegation, what are the delegations and how it works, and what are the Active Directory objects, policies, and they'll ask about the ACLs. They can ask you about object, what are the objects in the, and OUs. Definitely, they will ask you about the OUs, what are the OUs in the Active Directory, and uh, and they can also ask about the domain controller as well, and no. Also, they can ask you about the trust. What are the different trusts, like external trust, internal trust, parent to child trust? They maybe ask this question as well. So there is a many questions they can ask, but these are the questions like I think if I am an interviewer, then I will ask. Then I'll definitely ask you this question. Okay. Okay. So ये difficult question है, इससे easy ही पूछेंगे, ठीक है ना? But this is the key questions that every interviewer should ask in Active Directory. Yes, sir. ठीक है ना? तो ये सब ट्रस्ट वगैरह, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करी है पहले कभी? Yes, sir. I have CCNA certification, sir. अच्छा, you are a CCNA certification. So are you looking to get a job into a cyber security, or if Yes, you sir. okay. So are you doing something, any job? No, sir. I am not doing job. Are you a student right now? Yes, sir. Currently, I am thinking to go to masters. Okay, master in what? Uh, this one only, sir. Information technology and cyber security. Okay, information technology and cyber Sir, I security. am looking for the opportunities in Australia, so I am going for master. So that's why. Okay, if you are interested in cyber security, if you are interested in Active Directory, so you can join Crow as well. They will provide you, they will give you a job assurity as well. No, sir. I am currently in GRA. I am doing the course of the 6 months DAS Okay, information that's fine. security for Okay, 6 months one. But I okay, am not sure or whom to ask for the guidance for the roles. Because okay, in Australia, when I check for the that my master's course, they told me that about the SOC analyst and the cyber security analyst and the vulnerability assessment and threat analyst. okay, These three roles, they are actually looking for the level one. okay. So you want to go into a red teaming app, yeah? Am I Yes, right? yes, sir. Okay, so if you wanted to go into a red teaming, so you can do certification as well. Like I think you should have to do a certification Yes, sir. like CRT, CRTP. I think the best industrial certification, and Yeah. this certification will give you a very better idea about this red team. It is CRTP, sir. Is it CRTP? CRT. Yeah, this is CRTP exam. Okay. So it will guide you for practical knowledge about Active Directory, how we can enumerate Active Directory. All the not the this is not a basic exam, but it's intermediate exam, but it's very interesting exam actually. Okay. So if you if you interested in this exam, so you can do this exam as well. So it will give you good exposure about the red teaming. Okay, sir. Okay. So end करते हैं सेशन फिर और क्या? Sir, can you share us this recording so that ठीक है, you are in a student of I'm in you are cross, sir. yeah, you are a student of cross, so you can ask from your counselor about this recording. Okay, so they will provide you. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Okay, I mentioned. Okay, welcome. Okay.